मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की कार्यप्रणाली या कार्यविधि। और उसमें हम लोगों ने पहले देखा कि निगमन प्रणाली और आगमन प्रणाली क्या है, और उसके बाद अपन ने बात की स्टैटिक डायनामिक एनालिसिस की, स्थितिकी और गत्यात्मक आर्थिक विश्लेषण क्या है। और ठीक उसी के कंटिन्यूशन में आज हम लोग बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम, और उसके अंतर्गत भी आंशिक संतुलन और सामान्य संतुलन, पार्शियल वर्सेस जनरल इक्विलिब्रियम की हम लोग आज बात करेंगे। तो देखिए, संतुलन की बात आई है तो संतुलन का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि जहां दो शक्तियां आपस में बराबर होती हैं, उस चीज का नाम संतुलन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अर्थशास्त्र में संतुलन का नाम बहुत सी जगह आएगा, जैसे कि एक फर्म का संतुलन, एक उद्योग का संतुलन, मौद्रिक संतुलन, पूंजी बाजार में संतुलन, श्रम बाजार में संतुलन। इसकी चर्चा हम लोग आगे करते रहेंगे। तो संतुलन है क्या वास्तव में? तो संतुलन हमें उस दिशा की ओर संकेत करता है जिस तरफ आर्थिक प्रक्रियाएं गतिमान होती हैं, जिस तरफ आर्थिक प्रक्रियाएं गतिमान होती हैं। तो देखिए, संतुलन का महत्व इसलिए नहीं है कि हमें वास्तव में वो प्राप्त हो जाता है, बल्कि संतुलन का महत्व इसलिए है कि उस तरफ जाने की प्रवृत्ति बनी रहती है। जैसे कि एक संतुलित कीमत का निर्धारण होना। एक संतुलित कीमत का निर्धारण कहां होता है? जहां मांग और पूर्ति आपस में बराबर होते हैं, जहां डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं। अर्थात वो मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों आपस में जिस बिंदु पर आपस में बराबर होते हैं, वहां संतुलित कीमत का निर्धारण होता है। और यदि इस संतुलन में यदि कोई गड़बड़ी आती है, या यूं कहें कि यह संतुलन भंग हो जाता है, भंग होने से मेरा तात्पर्य यह है कि माना कि कीमत बढ़ जाती है, या यूं कहें कि सप्लाई बढ़ जाती है, तो सप्लाई के बढ़ने से मांग कम रह गई और सप्लाई बढ़ गई। तो सप्लाई के बढ़ने से कोई भी उत्पादन करता अब बढ़ी हुई कीमत का फायदा उठाने के लिए अधिक पूर्ति करेगा, अपने माल की अधिक पूर्ति करेगा। कब? जब कीमतें बढ़ जाती हैं तब अधिक पूर्ति करेगा। और एक भी अर्थात इसका मतलब वो संतुलन पहले वाला था, वो भंग हो चुका। अब चूंकि सप्लाई बढ़ चुकी है, अब एक बिंदु के बाद कीमतों में पुनः गिरने की प्रवृत्ति होगी, और वो कीमतें अल्टीमेटली गिर करके कहां तक आएंगी? पूर्व संतुलन पर आएंगी। पुनः उसी संतुलन पर बने रहने की, उस संतुलन की तरफ जाने की प्रवृत्ति बनी रहती है। यह है संतुलन। तो यह संतुलन जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का होगा, एक आंशिक संतुलन और दूसरा सामान्य संतुलन। एक आंशिक संतुलन और दूसरा सामान्य संतुलन। तो आंशिक संतुलन का मतलब पार्शियल इक्विलिब्रियम, और पार्शियल इक्विलिब्रियम का नाम आते ही हम लोग ये समझेंगे
कि यह विशिष्ट प्रकार का संतुलन है। इसका संबंध व्यष्टिगत अर्थशास्त्र से है या इसका संबंध किसी पर्टिकुलर आर्थिक इकाई से है। उदाहरण के लिए कहें कि जब किसी फर्म का संतुलन, किसी उद्योग का संतुलन की जब बात हो रही है, इसका मतलब वो आंशिक संतुलन है, अर्थात ये किसी अर्थव्यवस्था के उपभाग का संतुलन है। एक व्यक्तिगत आर्थिक इकाई की बात होती है, एक व्यक्तिगत आर्थिक इकाई के संतुलन की जब बात हो रही है, इसका मतलब वो आंशिक संतुलन है। तो कुल मिलाकर के ये है एक व्यष्टिगत अध्ययन है। यह संतुलन किसी एक उपभोक्ता अथवा एक उत्पादक अथवा फर्म अथवा उद्योग या उद्योगों के समूह की संतुलन की स्थिति की बात करता है, और जिसमें ये मानते हैं कि विशिष्ट इकाई इतनी छोटी है कि उसके कार्य संचालन में परिवर्तन का समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दो प्रकार की आर्थिक समस्याओं के संदर्भ में इसका ज्यादा महत्व है आंशिक संतुलन का। पहला, ऐसी आर्थिक समस्याएं जिनकी उत्पत्ति ऐसे आर्थिक परिवर्तनों से होती है जिनका संबंध किसी एक उद्योग अथवा क्षेत्र विशेष से होता है। जैसे किसी उद्योग के श्रमिकों का हड़ताल पर चले जाना। जैसे माना कि जयपुर में कोई स्टील फैक्ट्री है और वहां के कर्मचारी हड़ताल कर देते हैं, तो उसका प्रभाव वहां के श्रमिकों पर पड़े। वहां के श्रमिक, उस जो इंडस्ट्री में श्रमिक लगे हुए हैं, उस श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज की यदि स्टडी करनी है, इसका मतलब वो क्या है, आंशिक संतुलन है। दूसरा, ऐसी आर्थिक समस्याएं जिनकी सहायता से हम प्रथम स्तर पर प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। जैसे केंद्रीय सरकार की भवनों और बांधों की निर्माण योजना मान लीजिए है, और इसके लिए सीमेंटों की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। डिमांड हो रही है, अब गवर्नमेंट डिमांड कर रही है इसकी, सीमेंट की, क्योंकि बांध भवन इसका उन्हें निर्माण करना है। तो सीमेंट की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। तो इस सीमेंट की कीमत में वृद्धि होने पर क्या दूसरे कंज्यूमर जो है उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उस प्रकार के प्रभाव की यदि बात जानना है तो वो आंशिक संतुलन का एक पार्ट होगा। दूसरा, आंशिक संतुलन के कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। आंशिक संतुलन की चर्चा हमें कब महसूस अच्छी होती है, तो इसकी सहायता से व्यक्तिगत इकाइयों की इष्टतम स्थिति की जानकारी की जाती है। जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाई है, जैसे फर्म है, उपभोक्ता है या कोई उद्योग है, तो इसकी ऑप्टिमम स्थिति यानी कि संतुलन की स्थिति जब वो अपने लाभ को अधिकतम कर रहे होते हैं, जब अपने संतुष्टि को अधिकतम कर रहे होते हैं, वो उनकी इष्टतम स्थिति है, तो उसकी जानकारी की जा सकती है इसके संतुलन के द्वारा, आंशिक के द्वारा। दूसरा, इसकी सहायता से व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार एवं कार्यकरण में परिवर्तन के कारणों को जाना जाता है। कोई भी व्यक्तिगत आर्थिक इकाई है तो उसके कार्यकरण में क्या चेंजेस आ रहा है और वो चेंजेस किस कारण से आ रहा है, उस कारण को हम जान सकते हैं इस संतुलन के द्वारा। तीसरा, इसकी सहायता से सरकारी आर्थिक नीतियों की सफलता असफलता का इवोल्यूशन हम लोग कर सकते हैं, इसमें मूल्यांकन किया जा सकता है कि सरकारी आर्थिक नीतियां कितनी सफल हैं और कितनी असफल हैं। चौथा, इसकी सहायता से आर्थिक प्रणाली के विभिन्न जो घटक हैं उनकी पारस्परिक निर्भरता, वो आपस में किस प्रकार एक दूसरे पर डिपेंड है, उनकी डिपेंडेंसी क्या है, उनकी तो आंतरिक संरचना आदि की जानकारी भी हम लोग कर सकते हैं। आर्थिक जीवन की जटिलता को सरलतम रूप में समझने, व्यवहारिक समस्याओं का हल खोजने की दृष्टि से भी ये उपयोगी है। दूसरा है सामान्य संतुलन। तो सामान्य संतुलन से हमारा आशय संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संतुलन से होता है। तो इस प्रकार से यह अर्थव्यवस्था के समस्त घटकों को अलग अलग न करके एक साथ उनकी कार्य प्रणाली की स्टडी करता है। सामान्य संतुलन का संबंध मुख्यतः समष्टि आर्थिक विश्लेषण से है और आंशिक संतुलन का संबंध किससे था, व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण से। तो सामान्य संतुलन के आधार पर अर्थव्यवस्था तब साम्य में होती है जब प्रत्येक वस्तु और सेवा की मांग और पूर्ति की शक्तियां संतुलन में होती है और समस्त चरों के निर्णय में एक रूपता पा जाती है। तो कुल मिलाकर के सामान्य संतुलन का संबंध
पूरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संतुलन से होता है। उसमें समग्र मांग और समग्र पूर्ति के संतुलन की हम लोग बात करते हैं। उसके कौन कौन से लाभ हैं? सामान्य संतुलन के लाभ, पहला है निजी उद्यम वाली अर्थव्यवस्था के संपूर्ण का चित्रण होता है। अर्थात इस अर्थव्यवस्था में सब उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि एवं सब उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्ति के लिए क्रियाशील रहते हैं। क्योंकि ये पार्ट है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का सामान्य संतुलन, जिससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था का सामाजिक लाभ बढ़कर अधिकतम हो जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत सभी उपभोक्ता एवं उत्पादक संतुष्टि के लिए प्रयासरत रहते हैं। दूसरा, सामान्य साम्य के विवेचन के लिए आंशिक साम्य की चूंकि आवश्यकता पड़ती है, जिनके विवेचन से अर्थव्यवस्था के निर्धारकों की पूरी जानकारी हो जाती है। क्योंकि आंशिक से हम लोग साम्य की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए प्रत्येक घटक की जानकारी हमें इससे हो जाती है। सामान्य साम्य असंतुलन से संतुलन का विवेचन है। इससे एक अर्थव्यवस्था की जटिल कार्य प्रणाली को समझ सकते हैं तथा इससे इस बात की जानकारी भी हमें होती है कि अर्थव्यवस्था कितनी एफिशिएंसी से काम कर रही है, कितनी दक्षता से वो काम कर रही है अर्थव्यवस्था। सामान्य साम्य से इस बात की जानकारी होती है कि किसी स्वतंत्र आर्थिक घटना का अंतिम परिणाम क्या होगा और इसके मार्ग में आने वाली बाजार जटिलताओं का निराकरण किस प्रकार हो सकेगा। यह भी एक फायदा है सामान्य संतुलन।